आपने डीपी चेंज की क्या मैम? नहीं आपने नहीं की? नहीं देशभक्ति जगा रही है लोगों के अंदर, हर घर तिरंगा। नहीं, हर घर तिरंगा तो चलिए, जिन्होंने कभी तिरंगा फैलाया नहीं, जो तिरंगे के खिलाफ थे, कहते थे भगवा झंडा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो कह रहे हैं घर घर शिक्षा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, किससे शादी करें? ये कौन होते हैं हमसे कहने वाले कि आप मुसलमान से शादी नहीं कर सकते? कौन होते हैं कहने वाले? हमारा हक है, हमारे संविधान ने हमको दिया है। अमृत महोत्सव मन रहा है देश में, SC ST या दबे कुचले जो लोग हैं, इनको 2-4 बूंद मिलेंगी इस अमृत की? ना, आपको याद है कि अमृत जब मंथन हुआ था तो उसमें जहर भी तो निकला था। तो जहर जा रहा है आम जनता के, 99% लोगों के शहर में जहर जा रहा है और 1% को अमृत मिल रहा है ना। तो ये जो नाम भी इन्होंने चुना है, अगर अपनी माइथोलॉजी भी देख लें, उसमें सिर्फ अमृत तो नहीं निकला था और किसको किसको दिया गया है ना। तो ये गैर बराबरी तो हमारे इतिहास में, हमारी माइथोलॉजी में भी तब से चलती आ रही है। और आज जो हो रहा है वो, और रिलीजन के नाम पे जो बांट रहे हैं लोगों को, मेरी अंडरस्टैंडिंग हिंदू धर्म के बारे में बिल्कुल फ़र्क है। ये कौन होते हैं कहने वाले कि हमारे हिंदू धर्म में कभी मुसलमानों से नफरत करना हमें नहीं सिखाया गया? बता दीजिए किस ग्रंथ में लिखा है मुसलमान का नाम? हिंदू नाम भी नहीं लिखा है कहीं। आप ये सनातन धर्म है और आपको सिखाया जाता है कि हर शख्स में जो परमात्मा है बराबरी से विराजमान है। द वर्ड बराबर इज यूज्ड अगेन एंड अगेन। मोदी जी कहाँ नफरत करते हैं? वो तो भाईचारा बांट रहे हैं। ना कोई नहीं, वो तो कहते हैं कि औरंगजेब ने ये किया जब जाते हैं। और देखो, सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। क्यों वो मंदिरों को में पैसा झोंक रहे हैं? क्यों वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वो कर रहे हैं? उनको तो सारे रिलीजन्स के प्रति सेम बर्ताव करना चाहिए। और जब इनके ही लोग जो चाहे इनके मंत्री भी हों और भी जो इनके लीडर्स हैं, स्पोक्स पीपल हैं, सिर्फ अब सऊदी अरब वगैरह से जो रिएक्शन आया तो उन्होंने कुछ उसके खिलाफ, नूपुर शर्मा के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है ना। लेकिन आपने कहने को तो सस्पेंड कर दिया दिखाने के लिए। लेकिन जो धर्म संसद में लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बात की और फिर तरह तरह के बयान आते रहते हैं, गोली मारो, ये वो, मुसलमान भी तो कुछ नहीं बोले। इस काम को मुसलमान भी तो गजवाए, तो हर तरह के अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप उनको मुसलमान के तौर पे क्यों देखते हैं? जो कोई खराब काम करेगा कीजिए, लेकिन आप ये सोचें कि पैदाइशी मुसलमान खराब हैं या पैदाइशी हिंदू बढ़िया हैं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। आप उसका धर्म अलग करके देखो कि क्या अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, और तब आप, नहीं तो कम्युनल हो जाता है ना। कम्युनल का मतलब क्या है? अब सब कैटेगरीज में सोचते हैं, है ना। तो उससे तो काम नहीं चलेगा। हम सब देश के नागरिक हैं और हम सब का अलग अलग हक है। हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, किससे शादी करें? ये कौन होते हैं हमसे कहने वाले कि आप मुसलमान से शादी नहीं कर सकते? कौन होते हैं कहने वाले? हमारा हक है, हमारे संविधान ने हमको दिया है। तो ये जो बांट रहे हैं सोसाइटी को हिंदू मुसलमान करके, इतने साल हिंदुओं को खतरा नहीं था, अब एकदम से जब से ये हिंदुत्ववादी सरकार है तो हिंदुओं को खतरा हो गया। अरे प्राइम मिनिस्टर आपके, प्रेसिडेंट आपके, सारे आपके लोग हैं, मिनिस्टर आपके सारे, तो आप कहाँ से खतरा हो गया? पूरा पावर आपके हाथ में है। तो ये सब बकवास है। आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट देखिए 2005 की, मुसलमानों का हाल वही था जो ST STs का था, उससे ऊपर नहीं था उनका हाल। उतना ही बदतर हाल था। उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। सच्चर साहब ने कहा था, कभी न्याय नहीं मिला। उनका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। आप उनसे कहते हैं कि हिजाब मत पहनो, क्यों ना पहने भैया? अगर हिजाब पहन के पढ़ाई कर रही है लड़की, सर ढक के अगर पढ़ाई कर रही है तो आपको क्या बुरा लगता है? एक दबे समाज से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं तो आपको क्या बुरा लगता है? आप उधर कहते हैं कि ये कपड़ा मत पहनो। देशभक्ति जगा रही है लोगों के अंदर, हर घर तिरंगा। नहीं, हर घर तिरंगा तो चलिए, जिन्होंने कभी तिरंगा फैलाया नहीं, जो तिरंगे के खिलाफ थे, कहते थे भगवा झंडा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो कह रहे हैं घर घर शिक्षा क्यों नहीं बोल रहे हैं? घर घर से शिक्षा तो उठा रहे हैं। ये अभी पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं। 2 साल हमने भुगता जो ऑनलाइन एजुकेशन में, सब पूरे हिंदुस्तान के एक एक माँ बाप को मालूम है कि ऑनलाइन शिक्षा बकवास है। फिर भी नई एजुकेशन पॉलिसी में ऑनलाइन शिक्षा पे ही सारा जोर है। हर स्टूडेंट आधे कोर्सेज ऑनलाइन करेगा, क्या सीखेगा? ये किसका फायदा होगा? अंबानी अडानी जो चला रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन की बिजनेस, कोचिंग माफिया जो चल रही है, उनका फ़ायदा होगा ये CUET से। और किसका फ़ायदा होगा? 4 महीने डिले कर दिया आपने एडमिशन, तो किसका फ़ायदा होगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सीटें भरी जा रही हैं, धनाधन जो कभी भरी नहीं जाती थी, खाली थी, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है 4 महीने तक। अब बैठे रहिए CUET के चक्कर में। तो ये जो हो रहा है वो देश के भले के लिए नहीं हो रहा है। आप क्या चीज़ मना रहे हैं? लोगों की बदहाली मना रहे हैं। आप इतनी ज़्यादा फ्यूल की प्राइसेस कर देते हैं। बेसिक चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हर नागरिक को चाहिए, उस पर आपने GST लगा दिया। क्या खाएंगे लोग? वित्त मंत्री कह रहे हैं महंगाई नहीं है देश में।
संसद में बोला देखिए। नहीं तो बोलने से क्या होता है जब पूरी जनता को पता है क्या है। आप देखिए कि कितना गैस सिलेंडर आपका 1000 के ऊपर हो गया। जो जिनको गैस सिलेंडर मिला भी ये उज्ज्वला योजना में, वो चला ही नहीं पा रहे हैं उसको, उसके ऊपर वो चीज़ें रख देते हैं बस। तो क्या फ़ायदा, आप क्या कच्चा खाना खाएंगे, है ना। तो आप ये जो हो रहा है हमारे देश के साथ विश्वासघात हो रहा है। वित्त मंत्री का ऐसा बयान कहाँ तक आपको ठीक लगता है? मुझे वित्त मंत्री का बयान पूरा गलत लगता है, पूरी तरह से मैं उसके साथ कभी कहती है हम लहसुन नहीं खाते हैं। उनके अपने कहने से क्या, आप कुछ खाइए ना खाइए हमें उससे क्या मतलब है। देश की जनता तो खाती है, देश की जनता हर चीज़ खाती है। तो आपको देश की जनता की भलाई में बनाना है कि अपने लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, तो वो तो हम लोग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। एक डेमोक्रेसी में आपको विपक्ष की बात सुननी चाहिए। अब तो इन्होंने विपक्ष के ऊपर तो जंग डिक्लेयर कर दी, अब छावनी बैठा दी ऑपोजिशन लीडर्स के घर के सामने। ये कोई बात होती है? सबके पीछे ईडी लगा दी, है ना, और जो बीजेपी में चला जाता है उसके खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये तो पूरा पॉलिटिकल मामला है ना। आपने कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एकमात्र सबसे बड़ा जरिया है करप्शन का। जब इलेक्शन के आप जब बिना बताए, बिना ट्रांसपेरेंसी के आप कहीं से भी आप डोनेशन ले सकते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस से, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास आया, उसका क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा देश का जो बजट है उसमें किस तरह से लगातार कटौती हो रही है हेल्थ और एजुकेशन में, जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। पैंडेमिक के बाद भी आपने लेसन नहीं सीखा। जहाँ पे सिर्फ सरकारी अस्पताल काम आए थे आपके, अल्टीमेटली प्राइवेट अस्पताल तो लूट रहे थे सिर्फ। तो आपको बजाय आपको उल्टा करने के आप उनको भी नेशनलाइज करते हैं। पूरा सरकार का कंट्रोल होना चाहिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, और एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर होना चाहिए, फ्री हेल्थ केयर होना चाहिए, ताकि आप हिंदुस्तान में दोबारा से ये हाल हमारा ना हो। उल्टा कर रहे हैं, उसको और प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और शिक्षा को और प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये देश के भले के लिए ये सब नीतियाँ नहीं बन रही। यहाँ पे आदिवासियों का जो सवाल है, आदिवासियों के ऊपर सबसे ज़्यादा मार इसलिए है क्योंकि जिस ज़मीन पे वो रहते हैं वहाँ पे रिच मिनरल्स भरे हुए हैं, और उसी से पूरा जो ये पूंजीवाद है उसका जो मुनाफा है उससे चलता है। उसी से सारा कुछ आप खरीद पाते हैं, सारा पावर आपका उसी के बेसिस पे है। तभी आपको उनको घर से बेघर करना है। जिस ज़मीन पे रहते हैं उसको आपको माइन करना है, जहाँ पे जो जंगल है उनको आपको काट के बेचना है, जहाँ पे उनकी नदियाँ हैं उनका पानी आपको डाइवर्ट करना है। इसी से तो मुनाफा होगा। क्लाइमेट जाए भाड़ में, मतलब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ये सब मुनाफाखोरी की वजह से तो हो रहा है। वहाँ पे हमारे आदिवासी साथी प्रोटेक्ट करते हैं। आपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में संशोधन करके, अभी हाल में संशोधन किया, आपने 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है आदिवासी, उनको बाहर कर दो। तो ये जो कर रहे हैं आप आदिवासियों के साथ और फिर हमारे अल्पसंख्यकों के साथ, कि आप लोगों को आपस में लड़वा के, नफरत की आग में झोंक के आप अपना आराम से लूट रहे हैं इस देश को। देखिए, ऐसा है कि आज के दिन में हमारे देश के लोकतंत्र का हाल बहुत ही ख़राब हो रहा है, और हमारे संविधान के जितने भी वैल्यूज़ हैं, है ना, वो सब खतरे में पड़ गए हैं। पूरी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ी है। ऐसा नहीं है कि शुरू से बहुत कुछ अच्छा था। जब हमको एक तरह से आज़ादी, हमें पॉलिटिकल आज़ादी मिली थी, तब देश में हम लोग की कास्ट सिस्टम और पेट्रियार्की और फ्यूडलिज्म, गैर बराबरी की वजह से लोकतंत्र के जो फल होते हैं वो सबको नहीं हासिल थे, है ना। लेकिन कोशिश ये थी उस टाइम पे कि एक संविधान ऐसा बने, और बना, बाबा साहब ने उसके नेतृत्व उसका किया, कि एक उम्मीद सारे साथियों को हो, हमारे पूरे सारे नागरिकों को हो कि हमें आगे जाके हमें ये लोकतंत्र के जो फल है वो हमको भी मिलेगा, क्योंकि हमें शिक्षा मिलेगी, हमें रोज़गार मिलेगा, हमें बराबरी मिलेगी, हमें बराबर का हक मिलेगा, और किसी भी रिलीजियस या रीजनल या कोई और बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उस टाइम पे आपको याद है कि संविधान में ये लिखा गया था कि जो लोग पिछड़ गए हैं, क्योंकि हमारे देश में सदियों से कास्ट सिस्टम थी, तो जो एससी हैं, एसटी हैं, एसटी जो ट्राइबल्स, क्योंकि वो बाहर हो गए देश के, और उनका आंकड़ा भी तय किया गया कि इतने हैं 15%, 7.5%, तो उनके लिए रिजर्वेशन होगा, क्योंकि वो अपने आप उठ के नहीं आ पाएंगे। तो वो रोज़गार में, वो शिक्षक संस्थाओं में, ताकि उनको हम लोग सही मायने में हम डेमोक्रेटिक राइट्स उनको दिलवा सकें। और ओबीसी के लिए बहुत बाद में आया, वो 52% 1930 में तय हुआ था, उसके बाद कोई सेंसस ही नहीं हुआ। तो आप देखिए कि देश की जो मैक्सिमम जनता है 52% अगर वो मान के हम चलें, और 25%, तो अब 75% से ज़्यादा 80% के करीब आपकी जनता सारे जो
फ्रूट्स ऑफ जो हमारी जो पूंजी है देश की उससे महरूम रहे हैं। अब भी आप देखेंगे कि क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या रिप्रेजेंटेशन है हमारे आदिवासियों का, हमारे अल्पसंख्यकों का, हमारे SC ST OBC का, हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, शिक्षा संस्थाओं में, रोज़गार में, सरकारी रोज़गार में क्या रिप्रेजेंटेशन है, ना के बराबर है मैं बताऊँ। तो ये जो न्याय की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोई आपके ऊपर मेहरबानी करके नहीं देता है। यह देश का एलीट जिसको पॉलिटिकल पावर मिला था अंग्रेज़ों से, वो अपने ही फायदे में फिर ये चला रहा। मैं भी उसका हिस्सा हूँ। आखिरी सवाल मैम आपसे, तमाम खामियां हैं सरकार में लेकिन फिर भी वोट तो मिल रहा है ना उनको। देखिए ऐसा है कि पहले इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाइए, फिर बताइए कि किसने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन कमीशन बंदी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। आपका एक इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर कुछ बोलता है लवासिया तो उसको आप उसके बीवी के खिलाफ रेड करवा देते हैं। आपकी इलेक्शन कमीशन 8 फेज में क्यों इलेक्शन करता है? यूपी जैसे स्टेट में क्यों इलेक्शन इतने अलग अलग टाइम पे होते हैं? और ये जो EVMs पूरी दुनिया में बैन कर दिए गए, हमारे देश में क्यों उसके पीछे पड़े कि EVM से ही होगा? 20 लाख EVM आपने, 40 लाख EVM आपने ऑर्डर किए और ये सारी रिसीट्स हैं, और 20 लाख का कोई रिसीट नहीं है, 20 लाख गायब है। उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? कौन लोग जाके वो जो EVM में जो अपलोड करते हैं, ये जो वीवीपैट का जो प्रोग्राम अपलोड करते हैं, वो हैं कौन लोग? वो प्राइवेट लोग हैं। तो क्या आप किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं? कोई भी मशीन है, आपके पास फ़ोन है, जो आप प्रोग्राम करोगे उसी तरह से आएगा उसमें नतीजा। कोई भी मशीन को प्रोग्राम करके नतीजा आप कर सकते हैं। जब हमारा भरोसा नहीं है इस पर, जनता का भरोसा नहीं है, तो आप बैलेट पेपर से कराने से क्यों डरते हैं? आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए, फिर देखिए क्या होता है। मानती हूँ कि आपने लोगों को नफरत की आग में डाल के धोखे से आप वोट पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आम जनता, सारी जो भीड़ थी यूपी में, वो अपोजिशन लीडर्स के लाखों की तादाद में रैलीज थी और इनके यहाँ कौवे बोल रहे थे, लेकिन वोट सारा उधर कैसे चला गया? एग्जिट पोल निकाल दिया, फिर लोग कहते हैं हाँ शायद होगा, हमें पता ही नहीं चला। ऐसे नहीं होता है। बिहार में भी यही हुआ, यूपी में भी यही हुआ। हम EVM पे भरोसा नहीं करते हैं। मैं एज ए नागरिक, मैं जानना चाहती हूँ मेरा वोट कहाँ गया। मैं भरोसा नहीं करती हूँ उस मशीन पे। मुझे देखना है कि मेरा आप बैलेट पेपर निकाल के, वीवीपैट स्लिप निकाल के क्यों नहीं दिखाते हैं वोटर को? ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में। आज सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत ही नहीं कहने की कि जो हमने 2013 में कहा था वो अब करके दिखाओ। यानी कि आप वीवीपैट स्लिप निकलती है, उसको दिखाइए वोटर को और दूसरे डब्बे में डालिए, तभी हमें भरोसा होगा कि जहां हमने वोट किया वोट वहीं गया है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।